तो बच्चों इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक की 5th पोएम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। और ये जो पोएम है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो ये पोइट है इस पोएम के। तो बच्चों जो नाम है पोएम का और रोड साइड स्टैंड, उसका मतलब क्या होता है? रोड साइड यानी सड़क के किनारे एक बना हुआ स्टैंड। तो सड़क के किनारे बच्चों हम कई बार देखते हैं कि टेम्परेरी शॉप बना दी जाती है, एक छोटा सा स्टैंड लगा दिया जाता है और वहाँ पे कुछ छोटा मोटा सामान बेचने के लिए रख दिया जाता है। तो इसी तरह का एक रोड साइड स्टैंड बनाया गया था। क्यों बनाया गया, किसने बनाया और एक रोड साइड स्टैंड बनने के बाद आगे क्या हुआ, इस बारे में ये पोएम है। बहुत ही अच्छी पोएम है, एक बहुत अच्छा मैसेज हमें देती है। हम पोएम पढ़ेंगे पर उससे पहले एक बार हम पोइट के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जानेंगे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोइट, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ए हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक अमेरिकन पोइट हैं, वो अमेरिका के रहने वाले हैं और वो हाईली अक्लेम्ड यानी बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा जो जाने माने पोइट हैं अमेरिका के, ऐसे उन पोइट्स में ये भी एक पोइट हैं। और ये कौन सी सेंचुरी के पोइट हैं? 20th सेंचुरी के ये पोइट है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है, बहुत फेमस अक्लेम्ड पोइट हैं और ये 20th सेंचुरी के पोइट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी जो पोएम्स की है, अपनी जो लिटरेरी वर्क इन्होंने लिखा है, उस सब में इन्होंने किसके बारे में बात की है? इन्होंने बात की है अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, लोगों के किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं उस बारे में इन्होंने बात की है। डिफरेंट लोगों के बारे में ये बात करते हैं और अलग अलग लैंडस्केप यानी नेचुरल ब्यूटी के बारे में इन्होंने अपनी पोइट्री में, अपने लिटरेरी वर्क में इन्होंने कहा है। His poems are concerned with human tragedies and fears। और इनकी जो poems हैं वो हमेशा concerned रहती हैं, यानी कि इनकी poem में हमेशा एक विचार हमें देखने को मिलता है। किस बारे में? जो human tragedies है, जो human life में जो भी tragedies हैं, जो भी problems हैं, जो भी sufferings हैं, उसके बारे में, और जो human की life में fears होते हैं उन सब के बारे में इनकी poem में एक कंसर्न, एक विचार देखने को मिलता है। His reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens। और क्या देखने को मिलता है हमें कि इनका क्या रिएक्शन था किस पे? जो हमारी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो हमारी लाइफ में जटिलताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यानी हमारी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्शंस होती हैं, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। तो उसके बारे में इनका क्या रिएक्शन था वो हमें देखने को मिलता है। और साथ ही इन्होंने जो अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया था, जो इनकी एक्सेप्टेंस थी इस बारे में कि हमारी लाइफ में बहुत सारे बर्डन हैं, वो भी हमें इनकी पोएम में देखने को मिलता है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है वो बेसिकली डील करती हैं ह्यूमन कैरेक्टर के साथ, और साथ ही साथ ये लैंडस्केप्स के बारे में, नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी लिखते हैं। और इनकी पोएम हमेशा कंसर्न रहती हैं कि जो ह्यूमन लाइफ में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या क्या बर्डन्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में इनकी पोएम में एक कंसर्न हम देख सकते हैं। Stopping by the woods on a snowy evening, bridges, mending walls are a few of his well-known poems। तो ये बहुत ही फेमस पोइट हैं और इनके कुछ पोएम्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा वेल नोन हैं। तो उनके कुछ नाम हमें दिए गए हैं, जैसे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, बहुत अच्छी पोएम है। इसी तरह से ब्रिजेस, और एक और पोएम है हमें दी गई है मेंडिंग वॉल्स। तो ये इनकी कुछ बहुत ही फेमस पोएम्स के नाम हैं। In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity। और हम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ने वाले हैं, कौन सी? A Roadside Stand। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है क्या? कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो जीवन होता है वो कैसा होता है, वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, ये सब इन्होंने अपनी पोएम
में प्रेजेंट किया है। तो ऐसे लोग जो कि पुअर हैं और डिप्राइव्ड हैं, हर तरह की फैसिलिटी से, हर तरह की सुख सुविधाओं से वो लोग डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, ऐसे जो पुअर लोग हैं उनके जीवन को उन्होंने इस पोएम में प्रेजेंट किया है विथ पिटीलेस क्लैरिटी। और उन लोगों का जीवन कैसा होता है, उसमें किसी भी तरह की पिटी नहीं होती, कोई दया, कोई सहानुभूति नहीं होती। यानी कि जो हम लोग हैं, हम पुअर लोगों के लिए कोई भी पिटी नहीं रखते, किसी भी तरह हम उन्हें हेल्प करने की कोशिश नहीं करते। और साथ ही उन्होंने प्रेजेंट की है अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति और ह्यूमैनिटी और मानवता। तो इस बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि जो गरीब लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, और साथ हम ये पढ़ेंगे कि हमें शो करना चाहिए, हमारे मन में जो सिंपैथी है, जो ह्यूमैनिटी है, हमें वो सब गरीब लोगों के लिए शो करना चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छा मैसेज इस पोएम से हम लेंगे, इस पोएम को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। The little old house was out with a little new shed। तो बच्चों फर्स्ट लाइन में पोइट क्या कह रहे हैं कि एक लिटिल छोटा सा ओल्ड हाउस था, एक छोटा सा पुराना घर था। अब क्या हो जाता है, वो घर थोड़ा सा आउट यानी थोड़ा सा और बाहर निकल आता है। और कैसे निकल आता है, उस घर के बाहर क्या लग जाता है, एक लिटिल छोटा सा न्यू, एक नया स्टैंड लग आता है। यानी कि अब आप इमेजिन करिए, एक छोटा सा बहुत पुराना सा घर है और उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने घर को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है बाहर की तरफ। और कैसे बढ़ा दिया उन्होंने अपने घर के बाहर एक स्टैंड लगा लिया है। अब बच्चों स्टैंड का क्या मतलब है, आपने बच्चों कई बार देखा होगा, जब भी हम जैसे सड़क पे जाते हैं तो हमने कई जगह देखा होगा कि इस तरह के ना स्टैंड लगे हुए होते हैं। स्टैंड का मतलब एक प्रॉपर शॉप नहीं होती, लेकिन इस तरह का ऊपर से कवर बना के लोग स्टैंड बना लेते हैं और वहाँ पे कुछ भी अपना बेचना शुरू कर देते हैं, अपना छोटा सा कोई बिजनेस वो स्टार्ट कर देती हैं। तो स्टैंड का मतलब है एक प्रॉपर शॉप नहीं बनाई, बल्कि इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा कवर करके एक रोड साइड स्टैंड बना दिया और वहाँ उन लोगों ने अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वहाँ उन्होंने कोई चीज़ वहाँ पे बेचनी स्टार्ट कर दी। तो पॉइंट कह रहे हैं कि एक छोटा बहुत पुराना सा घर था और वो घर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, बाहर बढ़ा दिया गया। कैसे, उस घर के बाहर एक छोटा नया स्टैंड लगा दिया गया। और स्टैंड का मतलब है इस तरह का रोड साइड स्टैंड, एक प्रॉपर शॉप नहीं बल्कि एक ऊपर से कवर वाला इस तरह का स्टैंड, ताकि आप वहाँ पे बैठ के कोई चीज़ वहाँ से बेच सको। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड। और ये स्टैंड कहाँ लगाया गया था, एज ऑफ द रोड, सड़क के एज होता है किनारा, तो सड़क के किनारे पे ये स्टैंड लगाया गया था, वहाँ जहाँ पे से ट्रैफिक जो था वो स्पैड यानी बहुत तेज़ी से जाया करता था। यानी बिल्कुल सड़क के किनारे पे ये स्टैंड बनाया गया था और ये वो जगह थी बिल्कुल किनारे पे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्पीडली गुजरा करता था। तो एक ऐसी रोड थी जहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता था, बहुत सारी गाड़ियाँ आया जाया करती थी। तो इसी उम्मीद में उस घर में रहने वाले लोगों ने वो स्टैंड लगाया था कि यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो अगर हम अपना स्टैंड यहाँ लगा लेंगे, हम यहाँ पे कुछ बेचना स्टार्ट करेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये सोच के उन्होंने सड़क के किनारे उस जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्पीडली गुजरा करता था, वहाँ उन्होंने एक नया स्टैंड लगा के अपनी एक टेम्परेरी शॉप स्टार्ट कर ली। अ रोड साइड स्टैंड डेट टू पैथेटिकली प्लेड। अब राइटर कह रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड था ये भी क्या करता था, प्लेड कहते हैं रिक्वेस्ट करना, तो ये स्टैंड भी रिक्वेस्ट किया करता था। और कैसे, पैथेटिकली यानी बहुत दयनीय तरीके से। तो ये जो स्टैंड था, ये स्टैंड भी बहुत ही दयनीय तरीके से, दया के लिए ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया करता था। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब आगे पोइट अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए क्या करता था, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कहना फेयर नहीं होगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा कि ये जो रिक्वेस्ट होती थी ये
किसी डोल ऑफ ब्रेड के लिए होती थी। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है बच्चों किसी तरह की भिक्षा या भीख। तो पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये जो यहाँ के जो लोग हैं वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भीख नहीं लेना चाहते, आपसे भिक्षा नहीं मांग रहे, बल्कि वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने शॉप लगाई है तो अब आप लोग आइए यहाँ रुकिए और हमसे कुछ सामान खरीदिए। तो इस चीज़ की वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे पॉइंट ने क्या कहा है कि वो जो रोड साइड स्टैंड है वो खुद भी रिक्वेस्ट कर रहा है। और साथ में उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये आप कंफ्यूज मत होना, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वो रिक्वेस्ट जो है वो किसी तरह की डोल ऑफ ब्रेड यानी किसी तरह की वो बैगिंग नहीं कर रहे, किसी तरह की भीख वो नहीं मांग रहे, उन्हें आपकी भिक्षा नहीं चाहिए, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप यहाँ रुकिए और उनसे कुछ सामान खरीदिए। तो बच्चों ये स्टार्टिंग लाइंस में एक बार हम वापस इसका मीनिंग समझ लेते हैं। पॉइंट हमें बता रहे हैं एक छोटे से पुराने घर के बारे में, जिस घर को थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ा दिया गया है क्योंकि उस घर के बाहर एक नया छोटा स्टैंड, इस तरह का रोड साइड स्टैंड बना दिया गया है और वहाँ पे कुछ चीज़ बेचनी स्टार्ट कर दी है। और ये जो स्टैंड है ये सड़क के बिल्कुल एज यानी किनारे पे बनाया गया है, वो जगह जहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्पीडली गुजरा करता था। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड बनाया गया था ये खुद भी बहुत दयनीय रूप से रिक्वेस्ट करता हुआ लग रहा था। और ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि इसकी रिक्वेस्ट किसी तरह की भिक्षा या बैगिंग के लिए थी, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम कुछ लिटरेरी टर्म्स देख सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन है इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या वर्ड है, ओल्ड, और हमें पता है ओल्ड का ऑपोजिट क्या होता है, न्यू। तो एक ही लाइन में दो ऑपोजिट वर्ड्स पॉइंट ने यूज़ किए हैं, ओल्ड न्यू। तो बच्चों ये लिटरेरी टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। ये लिटरेरी टर्म कौन सा होता है, इसे कहते हैं एंटीथेसिस। तो ये लिटरेरी टर्म है यहाँ पे एंटीथेसिस, जब पॉइंट ने एक ही लाइन में दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया है, ओल्ड एंड न्यू, तो ये लिटरेरी टर्म बनता है एंटीथेसिस। तो बच्चों एंटीथेसिस हम पहले पढ़ चुके हैं, वापस एक बार हम समझ लेते हैं। जब पॉइंट में किसी एक लाइन में एक साथ दो ऑपोजिट वर्ड्स पॉइंट यूज़ करते हैं तो वो एक लिटरेरी टर्म कहलाता है एंटीथेसिस। तो यहाँ पॉइंट की फर्स्ट लाइन में ही पॉइंट ने ओल्ड एंड न्यू दोनों वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो फर्स्ट लाइन में एक लिटरेरी डिवाइस हम देख सकते हैं जिसका नाम है एंटीथेसिस। आगे अगर हम देखें तो ये जो लाइन है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, पॉइंट कह रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड है वो खुद भी रिक्वेस्ट कर रहा है बहुत ही दयनीय रूप से। अब बच्चों रोड साइड स्टैंड इस तरह का एक स्टैंड वो रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है, हमें पता है स्टैंड जो है वो क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या बोल सकता है, क्या वो किसी भी तरह का एक्सप्रेशन दे सकता है, क्या वो हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ने एक रोड साइड स्टैंड यानी एक नॉन लिविंग थिंग को किस तरह से प्रेजेंट किया है, एक लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट किया है। तो ये भी लिटरेरी डिवाइस बनता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका नाम होता है पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पे लिटरेरी टर्म बना पर्सनिफिकेशन, जहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड है वो खुद भी रिक्वेस्ट कर रहा है। और रोड साइड स्टैंड एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसे पॉइंट ने एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसका नाम होता है पर्सनिफिकेशन। जब भी हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं तो ये लिटरेरी डिवाइस बनती है पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पे पॉइंट ने पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया है। इसके अलावा बच्चों एक और लिटरेरी टर्म हम पहले पढ़ा, हमने लास्ट पोएम में बच्चों राइम स्कीम पढ़ी थी, जब हमने अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम पढ़ी थी जॉन कीट्स की। तो उसमें हमने क्या देखा था कि पोएम की सारी लाइंस में एक राइम स्कीम फॉलो की गई थी। हर लाइन का जो लास्ट वर्ड था वो नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड के साथ एक राइम क्रिएट कर रहा था, एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। तो वो राइम स्कीम हमने थ्रू आउट द पोएम अ थिंग ऑफ
ब्यूटी में पढ़ी थी। तो बच्चों ये जो पोएम है जो हम अभी पढ़ रहे हैं अ रोड साइड स्टैंड, इसमें भी राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, लेकिन ये राइम स्कीम उस राइम स्कीम से थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे, वो हम समझते हैं। हमने जब पोएम पढ़ी थी अ थिंक ऑफ ब्यूटी, तो हमने क्या देखा था कि थ्रू आउट द पोएम फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड every two lines were written in the way that there is a kind of rhyme scheme। लेकिन जब हम ये पोएम पढ़ेंगे तो यहाँ पे राइम स्कीम का तो यूज़ किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दो लाइन आपस में एक राइम स्कीम क्रिएट कर रही हैं। कुछ लाइन्स में राइम स्कीम यूज़ की गई है, तो एक दो लाइन हम ऐसी भी देखेंगे बीच में जहाँ राइम स्कीम नहीं है, वो वर्ड किसी के साथ भी राइम नहीं कर रहा। तो राइम स्कीम है, लेकिन एक कंसिस्टेंट राइम स्कीम नहीं है। पूरी पोएम एक राइम स्कीम पैटर्न में नहीं लिखी गई है, तो इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम। यानी राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, लेकिन एक पैटर्न नहीं बनाया गया कि हर लाइन को उसी पैटर्न में लिखना है। बीच में कुछ लाइन्स ऐसी भी आएंगे जहां राइम स्कीम नहीं है। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, शेड। यहाँ पे क्या है, स्पेड, तो राइम हो रही है ना, शेड एंड स्पेड। इसी तरह से ये क्या है, प्लेड, और ये लास्ट लाइन जो हमारी फोर्थ लाइन है, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, ब्रेड। तो यहाँ पे हम एक राइम स्कीम देख सकते हैं, शेड, स्पेड, प्लेट एंड ब्रेड। तो यहाँ पे राइम स्कीम है एक, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पोएम पढ़ेंगे हम देखेंगे कुछ लाइंस ऐसी भी आएंगे जहाँ पे राइम स्कीम नहीं है। और जो स्टैंजास लिखे गए हैं वो भी बच्चों इस तरह से लिखे गए हैं कि कहीं पे दो राइम स्कीम है, कहीं पे तीन वर्ड्स आपस में राइम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम। तो यहाँ पे राइम स्कीम तो है, पर वो इस तरह से यूज़ की गई है कि एवरी लाइन में ज़रूरी नहीं है कि वो राइम स्कीम हमें देखने को मिले ही मिले। तो कहीं पे राइम स्कीम है, कहीं पे नहीं है, तो इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम। तो इन पोएटिक डिवाइसेस का यहाँ पे पोएट ने यूज़ किया है। इसके अलावा बच्चों हम बहुत सारी पोएम्स में अलिट्रेशन पढ़ चुके हैं। तो अलिट्रेशन बच्चों आप लोग आराम से बहुत अच्छे से देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इन लाइन्स में भी अलिट्रेशन हम देख सकते हैं। कैसे, पैथेटिकली एंड प्लेड, दोनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं सेम साउंड से। तो ये क्या है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे भी लिटरेट टर्म बनता है कौन सा, अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन पहचानना बहुत इजी हो गया आपके लिए। आप लोग बहुत अच्छे से वर्ड्स को देख सकते हो, बोल के देख सकते हो। अगर वो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है वहाँ पे, तो वो लिटरेट डिवाइस बनता है अलिट्रेशन। तो इन सब वो लिटरेट टर्म्स का यहाँ पे पोएट ने यूज़ किया है। आगे हम देखते हैं, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। तो पोएट अपने पिछले वाले विचार को ही यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट में हमसे कहा था कि ये जो है लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट किसी तरह की बैगिंग नहीं है, ये आपसे किसी तरह की भीख नहीं चाहते, बल्कि वो क्या चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं बट फॉर सम ऑफ द मनी। तो वो कह रहे हैं कि ये आपसे भीख नहीं मांग रहे, बल्कि क्या चाहते हैं कि आप यहाँ आओ, इनकी शॉप पे आओ, आप रुको और इनसे कुछ सामान खरीदो। तो ये सिर्फ क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप सामान खरीदोगे तो आप इन्हें क्या दोगे, बदले में मनी दोगे। तो ये उस मनी के लिए आपसे प्लेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द कैश, तो ये आपसे वो कैश लेना चाहते हैं जो कैश आप इनका सामान खरीदने के बाद इन्हें दोगे। whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो कैश होता है, ये जो मनी होती है, इसका जो फ्लो होता है, यानी ये हमेशा हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि जो मनी होती है वो एक दूसरे के साथ में फ्लो होनी चाहिए। एक ही जगह अगर वो रह जाएगी तो हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मनी का फ्लो बना रहे। तो पॉइंट वही बात कह रहे
हैं कि ये जो लोग हैं ये सब इतना चाहते हैं कि आप यहाँ आओ, रुको और इनकी शॉप से सामान खरीदो और सामान खरीद के फिर आप इनको मनी और कैश दो, ताकि क्या होगा, कैश का एक फ़्लो बना रहेगा। और ये फ़्लो जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही फ़्लो सपोर्ट करता है किसे, कि जो सिटीज़ के फ्लावर है। अब सिटीज़ का फ्लावर का क्या मतलब है, यहाँ पे जो सिटीज़ के ऐशो आराम है, जो सिटीज़ की लग्जीरियस लाइफ है, जो सिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ है, जो सिटी लाइफ होती है वो सिंक ना करे। सिंक का मतलब होता है वैसे डूबना। तो जो सिटी लाइफ है, जो सिटी लाइफ का कल्चर है, लग्जरी है, वो डूब ना जाए और ना ही वो विदर हो जाए। विदर भी बच्चों होता है रुइन होना, ख़राब होना। तो वो डूब ना जाए, ख़राब ना हो जाए और ख़राब होके वो फेंट ना हो जाए, मतलब डिस्ट्रॉय ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। तो पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि मनी का फ़्लो बहुत आवश्यक है। जो सिटी के लोग हैं अगर वो गांव के लोगों से सामान नहीं खरीदेंगे, उनका मनी, उनका कैश अगर गांव के लोगों तक नहीं पहुंचेगा, अगर मनी का फ़्लो आपस में नहीं होगा, तो फिर जो शहर का लाइफ है, जो शहर का जीवन है, जो वहाँ की लग्जरी है, वो सब भी एक दिन आके ऐसा आएगा कि वो सब भी नष्ट हो जाएगी, वो सब भी सिंक हो जाएगी, विदर हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मनी का फ़्लो होना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग जिन्होंने ये दुकान यहाँ पे खोली है, स्टैंड यहाँ पे लगाया है, इनकी भी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप उस मनी के फ़्लो को बनाए रखो। आप इनकी इस दुकान से सामान खरीदो और बदले में इन्हें मनी दो, बदले में इन्हें अपना कैश दो। द पॉलिस्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। तो जो पॉइंट है रॉबर्ट फ्रोस्ट वो आगे कह रहे हैं कि बल्कि ऐसा नहीं होता, और यहाँ पे जो भी ट्रैफिक गुजरता है, पास्ट यानी जो भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, और वो ट्रैफिक जो कि कैसा है, पॉलिस्ड ट्रैफिक। अब पॉलिस्ड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉलिस्ड कार्स आपको पता है, यानी बिल्कुल शाइनिंग, चमचमाती हुई कार। तो बच्चों ट्रैफिक एक्चुअल में पॉलिस्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पॉलिश तो क्या होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, कार होती हैं, जो वैन्स होते हैं वो होती हैं पॉलिश। तो यहाँ पे पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है चमचमाती हुई कारें, और पॉलिश्ड एडजेक्टिव यहाँ पे पॉइंट ने ट्रैफिक के लिए यूज़ किया है, जो कि एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है किसे, चमचमाती हुई कारों को। तो बच्चों ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, ये एक लिटरेरी टर्म है जिसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो बच्चों ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि हम कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं एक ऐसे नाउन के लिए जो कि एक्चुअल में किसी दूसरी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं पॉलिश्ड ट्रैफिक, लेकिन एक्चुअल में ट्रैफिक पॉलिश्ड नहीं है, बल्कि जो कार्स, जो व्हीकल्स, जो वैन वहाँ से गुजर रही हैं वो पॉलिश्ड है, वो शाइनिंग है, वो चमचमा रही हैं। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि शहर के लोग जब यहाँ से गुजरे तो रुके, इनकी शॉप से कुछ सामान खरीदे, ताकि जो मनी का फ़्लो है वो बना रहे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, और जितना भी चमचमाती हुई नई कार है वो यहाँ से पास यानी गुजर जाती हैं विथ अ माइंड अहेड। और कैसे गुजर जाती हैं? माइंड अहेड का मतलब होता है सीधे ही, बिना रुके। तो बिल्कुल सीधे वो यहाँ से गुजर जाती हैं। इस स्टैंड के पास वो रुकती तक नहीं है, देखती तक नहीं है कि यहाँ पे क्या सामान बिक रहा है। बिल्कुल लोग यहाँ नहीं रुकते, वो सीधे ही यहाँ से उनकी चमचमाती हुई कारों को निकाल देते हैं, बिना रुके अपनी नई कार वो यहाँ से ले जाते हैं। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्ट्स। तो पॉइंट आगे कह रहे हैं कि वैसे तो यहाँ जितनी भी ट्रैफिक आता है, जितनी भी कार्स आती हैं, नई आती हैं, बिल्कुल चमकती हुई आती हैं, शाइनिंग कार्स होती हैं, वो यहाँ रुकती ही नहीं है, बिल्कुल सीधे आगे निकल जाती हैं। लेकिन अगर कभी कोई कार यहाँ पे असाइड यानी यहाँ साइड में आती हैं, साइड में रुकती हैं, ए मोमेंट एक पल के लिए, यानी कि अगर एक पल के लिए कोई कार यहाँ पे आकर
साइड में अगर रुकती भी है, देन आउट ऑफ सोर्स, तो भी क्या हो जाता है, जो उस कार के लोग होते हैं वो आउट ऑफ सोर्स का मतलब होता है नाराज़ होना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं नाराज़? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड विद द आर्टलेस पेंट, तो वो इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि जब ये दुकान यहाँ पे लगाई गई, जब ये रोड साइड स्टैंड यहाँ पे लगाया गया, तो उन लोगों ने अपने स्टैंड को थोड़ा बहुत पेंट भी किया होगा, डेकोरेट भी किया होगा, लेकिन उन्होंने जब पेंट किया तो पेंट उन्होंने कैसा किया, बिल्कुल आर्टलेस, यानी कि बहुत अच्छा कोई आर्टफुल पेंट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बहुत गंदा सा गंदे तरीके से अपने स्टैंड को पेंट कर दिया था। तो जो लोग यहाँ पे अपनी कार रोक भी लेते हैं, तो वो लोग जब यहाँ आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? वो जब ये देखते हैं कि ये जो लैंडस्केप है उसकी ब्यूटी को मार्ड, यानी मार्ट का मतलब होता है ख़राब करना, तो जब वो ये देखते हैं कि इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप की जो ब्यूटी है उसे ख़राब कर दिया गया है इस आर्टलेस पेंट के द्वारा, तो वो लोग बल्कि यहाँ पे आके और भी क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ इस चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ आओ और इनसे थोड़ा सामान खरीदो, ताकि आप इनका सामान लो और बदले में इन्हें आप मनी दो और कैश दो, और इससे क्या होगा, इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है वो बना रहेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इनकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी नहीं हो पाती, और जो भी पॉलिश्ड ट्रैफिक है, जो भी नई चमकती हुई कारें हैं, वो यहाँ से तेज़ी से गुजर जाती हैं, यहाँ रुकती ही नहीं है। और अगर कभी कोई कार साइड में आके यहाँ रुक भी जाती है, तो उस कार के जो लोग हैं वो क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि ये रोड साइड स्टैंड यहाँ पे बना दिया गया है और इस पे इतने गंदे तरीके से पेंट कर दिया गया है, और इस पेंट की वजह से जो पूरा लैंडस्केप है उसकी ब्यूटी को इन्होंने ख़राब कर दिया है। तो वो ये देख के गुस्सा हो जाते हैं, तो वो गुस्से में कहते हैं कि आपने क्या कर दिया, इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप था, यहाँ आपने ये स्टैंड लगा दिया, उसको इतना गंदा पेंट कर दिया, तो लैंडस्केप की ब्यूटी भी ख़राब हो गई। तो इस तरह से वो लोग यहाँ पे आके रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने एक लिटरेरी टर्म पढ़ा, ट्रांसवर्स एपिथेट। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। जब कोई एडजेक्टिव ऐसे नाउन के लिए यूज़ किया जाता है जो कि एक्चुअल में उसके लिए नहीं, कोई और दूसरी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो होता है लिटरेरी टर्म ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे पॉइंट ने यूज़ किया था पॉलिश्ड ट्रैफिक। तो ट्रैफिक एक्चुअल में पॉलिश्ड नहीं होता, पॉलिश्ड होती हैं कार्स, वैन्स और व्हीकल्स। तो पॉलिश्ड जो एडजेक्टिव है वो पॉइंट ने ट्रैफिक के लिए यूज़ किया है, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रैफिक वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, कार्स को और व्हीकल्स को। और पॉलिश्ड का मतलब क्या है, न्यू, शाइनिंग, चमचमाती हुई। तो इस तरह से पॉइंट ने यहाँ पे यूज़ किया है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। इसके अलावा हम अलिट्रेशन बहुत इजीली अब हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉलिश्ड एंड पास। तो यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे लिटरेरी टर्म हम देख सकते हैं कौन सा, अलिट्रेशन। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे एक राइम स्कीम यूज़ की गई है, लेकिन वो राइम स्कीम कैसी है, इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम है, यानी हर लाइन में राइम स्कीम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं राइम स्कीम हमें मिलेगी देखने को, कहीं राइम स्कीम नहीं भी मिलेगी, तो इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम। तो अगर इन लाइन्स में हम देखें तो हम देख सकते हैं फेंट इज राइमिंग विथ पेंट। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है राइम स्कीम फेंट एंड पेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राइम स्कीम का यूज़। इसी तरह से हम देखें सपोर्ट्स इज राइमिंग विथ शोर्ट्स। तो यहाँ भी यूज़ किया गया है राइम स्कीम का। तो कहीं राइम स्कीम है, कहीं 2 वर्ड्स राइम बना रहे हैं, कहीं 3 वर्ड्स राइम बना रहे हैं। तो इस तरह से इसे लिखा गया है एक इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम को फॉलो करते हुए। आगे बढ़ते हैं पोएम में। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो कार यहाँ पे आकर अगर रुकती भी हैं तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। और क्यों गुस्सा हो जाते हैं, वो देखते हैं कि इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप की ब्यूटी को यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, बेकार कर दिया, नष्ट कर दिया, इतना गंदा पेंट करके। और वो क्यों गुस्सा होते हैं, जब वो देखते हैं कि जो साइन होते हैं, जो साइन बोर्ड होते हैं, कौन से साइन बोर्ड, जो कि हमें डायरेक्शन बताते हैं किस
किसकी, एन और एस। एन और एस का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो डायरेक्शन बताने वाले साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं उन्हें में यहाँ के लोगों ने रॉन्ग लगा रखा है, गलत लगा रखा है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो जाते हैं। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं गाँव के छोटे घर में रहने वाले छोटे लोग, तो इन्होंने बहुत छोटा सा अपना एक स्टैंड बनाया है, अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है और इनके पास इतने पैसे नहीं है कि एक प्रॉपर शॉप बनाए, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करे। तो इनके पास जितने साधन हैं, इनको जितनी नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ काम किया है। एक छोटा सा स्टैंड बनाया है, जैसा इनको समझ में आया वैसा इन्होंने उस पर पेंट कर दिया और जैसा इनको आता था वैसा इन्होंने साइन बोर्ड भी वहाँ पे लगा दिया। लेकिन गलती से उन्होंने साइन बोर्ड रॉन्ग लगा दिया, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन उन्होंने रॉन्ग बता दी उस पर। तो इसीलिए जो कार यहाँ पे अगर रुक भी जाती हैं साइड में आके, तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो इन्होंने इतना गंदा पेंट करके यहाँ पे स्टैंड खड़ा कर दिया, जिससे कि जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी ब्यूटी इन्होंने ख़राब कर दी, और इन्होंने जो साइन बोर्ड लगाया है उस पर भी इन्होंने नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन रॉन्ग बता दी। तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, बल्कि वो ये नहीं समझते कि इन लोगों के पास जितनी फैसिलिटी है, जितना मनी है, जितनी नॉलेज है, इन्होंने उसका यूज़ करके ही ये काम किया है। लेकिन वो ये नहीं समझते और बल्कि वो ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऑफर फॉर सेल वाइल्ड बेरीज एंड इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉर्स। आगे पॉइंट कह रहे हैं अब जो स्टैंड लगाया था उस स्टैंड में वो लोग क्या बेच रहे थे वो हमें अब पता चलता है। पॉइंट हमें बता रहे हैं कि वो जो स्टैंड था वहाँ पे ऑफ़र किया गया था, यानी वहाँ पे बेचने के लिए रखा गया था। क्या रखा गया था, सेल यानी बेचने के लिए वाइल्ड बेरीज रखी गई थी वुडन क्वार्ट्स में। तो अब हम समझ सकते हैं कि वो जो स्टैंड था वहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचे जा रहे थे। फ्रूट्स और वेजिटेबल बेचने के लिए वो स्टैंड बनाया गया था। तो वहाँ पे वुडन क्वार्ट्स, वुडन यानी लकड़ी के, क्वार्ट्स होते हैं बक्से, तो लकड़ी के बक्सों में वाइल्ड बेरीज रखी गई थी। जैसे हम देख सकते हैं ये लकड़ी के बक्से हैं और ये वाइल्ड बेरीज इसमें फ्रूट है। तो इस तरह से वहाँ पे लकड़ी के बक्सों में वाइल्ड बेरीज रखी गई थी बेचने के लिए। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, गोल्डन स्क्वैश बच्चों एक तरह की वेजिटेबल होती है, हम यहाँ देख सकते हैं गोल्डन कलर की होती है, गोल्डन येलो कलर की। तो ये वेजिटेबल वहाँ पे रखी गई थी और ये कैसी थी, क्रूक नेक्ड, यानी इसकी जो नेक थी वो क्रूक यानी मुड़ी हुई थी। तो ये क्रूक नेक्ड वेजिटेबल वहाँ पे रखी गई थी विद सिल्वर वॉर्स, और इसके ऊपर जगह जगह सिल्वर कलर के निशान थे। तो इस तरह से ये वेजिटेबल और ये ब्लूबेरीज, वाइल्ड बेरीज जो थी ये वहाँ पे बेचने के लिए उस स्टैंड पर रखी गई थी। तो वो बच्चों एक तरह से फ्रूट और वेजिटेबल स्टैंड था। जो वहाँ के लोग थे वो फार्मिंग करते थे और अपने फार्म में उगने वाली वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को वो स्टैंड लगाकर वहाँ पर बेचा करते थे। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, तो वो लोग ये सब जो यहाँ पे आके रुका करते थे वो लोग ये बिल्कुल नहीं देखते थे कि ये हमें क्या ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे बेरीज़ रखी गई हैं, वाइल्ड बेरीज़, यहाँ पे गोल्डन स्क्वैश जो वेजिटेबल होती है वो रखी गई है, ये सब वो बिल्कुल नहीं देखते थे और ना ही वो उस ब्यूटी को देखा करते थे जो कि उस ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में हुआ करती थी। यानी कि जो गाड़ियाँ यहाँ पे आकर रुकती भी थी तो वो लोग ये तो नहीं देखते थे कि इस स्टैंड में क्या ऑफ़र किया जा रहा है, ये स्टैंड क्यों लगाया गया है, ये लोग क्या बेच रहे हैं। यहाँ पे वुडन क्वार्ट्स में वाइल्ड बेरीज रखी गई हैं, ये भी वो लोग नहीं देखते थे। यहाँ पे क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश रखी गई है, ये भी वो लोग नहीं देखते थे। और वो ये भी नहीं देखते थे कि वहाँ पे जो माउंटेन सीन है वो कितना ब्यूटीफुल है, उसकी ब्यूटी भी वो लोग नहीं देखा करते थे, बल्कि वो सिर्फ गुस्सा हो जाते थे कि नॉर्थ और साउथ का साइन आपने रॉन्ग लगा रखा है और अपने स्टैंड को अपने इतना गंदा सा कलर कर रखा है। वो सिर्फ इसी बात पे गुस्सा हो जाते थे, इसके अलावा वो कुछ भी वहाँ देखा ही नहीं करते थे कि वो स्टैंड क्यों लगाया है, क्या बेच रहे हैं वहाँ पे, और अब अभी भी कितना ब्यूटीफुल है ये लैंडस्केप, कितना अच्छा माउंटेन सीन है यहाँ पे, ये सब वो लोग बिल्कुल नहीं देखते थे और सिर्फ गुस्सा हो जाते थे, अपना गुस्सा शो करते थे आर्टलेस पेंट के लिए और रॉन्ग
रॉन्ग साइन बोर्ड के लिए। तो बच्चों यहाँ पे भी हम राइम स्कीम अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं क्वार्ट्स इज राइमिंग विथ वॉट्स। तो यहाँ पे राइम स्कीम यूज़ की गई है, क्वार्ट्स को राइम किया गया है वॉट्स के साथ। आगे देखते हैं पोएम। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस कॉस्टली एंड गो अलोंग। तो बच्चों अब वो लोग जो कि इतनी नई चमचमाती हुई गाड़ियों में आ रहे हैं, रुक रहे हैं, लेकिन कुछ सामान नहीं खरीद रहे, देख तक नहीं रहे और सिर्फ अपना गुस्सा शो कर रहे हैं। तो उनको देखकर अब जिन लोगों ने स्टैंड लगाया है, ये जो गांव के गरीब लोग हैं, वो क्या सोचते हैं अपने मन में? वो ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम इतनी नई चमकती हुई कारों में घूम रहे हो, तुम सिटी में रहते हो, इतनी अच्छी लाइफ तुम जी रहे हो, तो तुम्हारे पास इतना सारा मनी है। बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम मीन बनो, मीन मतलब ऐसे लोग जो कि स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, बहुत मनी है, लेकिन तुम यहाँ पे आके हमारी हेल्प नहीं कर सकते और हम हेल्प में तुमसे ये नहीं चाह रहे कि तुम हमें किसी तरह की भिक्षा दो, कुछ हमें डोनेशन में दो। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमसे तुम कुछ सामान खरीद लो और बदले में हमें वो मनी और कैश दे दो जो कि सामान का प्राइस है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे और तुम बहुत ज़्यादा मीन बन रहे हो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश तुम बन रहे हो, सिर्फ तुम अपने बारे में सोच रहे हो। तो तुम ऐसा करो, कीप योर मनी, तुम अपना मनी अपने पास ही रखो एंड गो अलोंग, और यहाँ से चले जाओ। और ये बात वो कैसे सोच रहे हैं? दिस क्रॉसली यानी बहुत गुस्से में। तो बहुत गुस्से में वो गांव के गरीब लोग जो यहाँ पे स्टैंड लगा के इतनी मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका सामान बिके, तो अब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है देख के कि लोग यहाँ पे रुक ही नहीं रहे, अब सीधे चले जा रहे हैं, और जो रुक रहे हैं वो भी सामान नहीं खरीद रहे, बल्कि इस बात को लेके गुस्सा है कि हमने अपनी शॉप यहाँ क्यों लगाई, हमने इसे अच्छे से डेकोरेट क्यों नहीं किया, हमने अच्छे से पेंट क्यों नहीं किया, इस बात को लेके वो गुस्सा हैं। तो अब जो वो लोग हैं गांव के गरीब लोग, अब वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर तुम मीन हो, तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तुम हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो तुम अपना मनी अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मनी और तुम यहाँ से चले जाओ। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid। तो अब पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सीनरी को हर्ट किया है, यानी वो कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ जो अपना रोड स्टैंड लगा दिया, उस रोड स्टैंड की वजह से जो नेचुरल सीनरी हर्ट हो गई, जो नेचुरल सीनरी ख़राब हो गई, जो मेरी कंप्लेन है, मेरी कंप्लेन उसके बारे में नहीं है। यानी पॉइंट कह रहे हैं कि मैं कंप्लेन इस बात की नहीं कर रहा कि इन्होंने यहाँ रोड साइड स्टैंड क्यों लगा दिया, उस स्टैंड की वजह से नेचुरल ब्यूटी कितनी डिस्ट्रॉय हो गई, ख़राब हो गई, मैं इस बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, बल्कि पॉइंट की कंप्लेन किस बारे में है? तो वो कह रहे हैं बल्कि मैं इस बारे में कंप्लेन करता हूँ जो सोरो है, जो इन लोगों का सोरो यानी दुख है, और वो दुख इन लोगों को क्यों रहा है, उन गरीब गांव के लोगों को दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया था, उनका विश्वास था ये कि वो यहाँ पे एक स्टैंड लगाएंगे, अपने फार्म की प्योर वेजिटेबल और फ्रूट्स बेचेंगे तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ये सोच के उन्होंने वहाँ पे स्टैंड लगाया था। लेकिन अब जब उनका वो ट्रस्ट टूट चुका है, उनका जो जिस पर्पज़ से उन्होंने वो शॉप लगाई थी वो पर्पज़ उनका पूरा नहीं हो रहा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सोरो फील हो रहा है, दुख हो रहा है। और इस दुख के बारे में वो दुख कैसा है? अनसैड है, यानी इस दुख के बारे में वो बोल भी नहीं रहे, किसी से कह भी नहीं रहे कि उन्हें कैसा दुख है, और पॉइंट इसी बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि अब जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, पॉइंट हमें पूरा सीन उन्होंने समझा दिया, उन्होंने हमें ये बताया कि जो रोड साइड स्टैंड है ये लगाया गया था, कि यहाँ के लोगों ने लगाया था इस उम्मीद के साथ कि जब वो यहाँ पे अपना सामान बेचेंगे तो बदले में उन्हें मनी मिलेगा और इस तरह से उनकी लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ आएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लोग यहाँ रुकते ही नहीं हैं, सामान खरीदते ही नहीं हैं, बल्कि गुस्सा होते हैं कि ये स्टैंड यहाँ पे क्यों लगा दिया, क्यों यहाँ की ब्यूटी तुमने ख़राब कर दी। तो ये देख के जो यहाँ के लोग हैं, जो गरीब लोग
लोग हैं जिन्होंने स्टैंड लगाया वो भी गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आप लोग इतने मीन हो तो अपना पैसा अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ। तो इस पूरे सीन को डिस्क्राइब करने के बाद अब पॉइंट ये कह रहे हैं कि मेरी कंप्लेन इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्टैंड यहाँ पे क्यों लगा दिया, नेचुरल ब्यूटी को ख़राब क्यों कर दिया, बल्कि मेरी कंप्लेन इस बारे में है कि ये जो गांव के गरीब लोग हैं इनको कितना ज़्यादा दुख हो रहा है जब इनका ये विश्वास टूट चुका है कि अगर ये दुकान लगाएंगे, अपना सामान बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। इस ट्रस्ट के साथ इन्होंने ये दुकान लगाई थी, लेकिन अब जब इनका ट्रस्ट टूट चुका है तो इन्हें कितना ज़्यादा सोरो दुख फील हो रहा है और इस दुख के बारे में किसी को बताते भी नहीं हैं, किसी को कह भी नहीं सकते। इनका दुख अनसैड है, इसके बारे में वो किसी से बात तक नहीं करते और पॉइंट कह रहे हैं कि मेरी कंप्लेन इसी बारे में है। Here, far from the city, we make our roadside stand। तो पॉइंट कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने ये सोच के अपना स्टैंड लगाया था कि हम यहाँ पर फार फ्रॉम द सिटी, सिटी से इतना दूर हम यहाँ पे स्टैंड लगा रहे हैं, हम यहाँ पे अपने फार्म की वेजिटेबल और अपने फ्रूट्स यहाँ पे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इनका वो जो ट्रस्ट है वो टूट चुका है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोरो हैं, दुखी हैं और उस दुख के बारे में वो किसी से कहते तक नहीं है और पॉइंट इसी बारे में अपनी कंप्लेन प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हम लिटरेरी टर्म अगर हम देखें, राइम स्कीम अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे है अनसेड एंड स्टैंड। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है राइम स्कीम अनसेड एंड स्टैंड। तो इस तरह से हम राइम स्कीम देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ जो वर्ड था मीन, इससे पहले लास्ट लाइन में वर्ड क्या था, सीन। तो यहाँ भी राइम स्कीम है, सीन इज राइमिंग विथ मीन। तो इस तरह से यहाँ पे राइम स्कीम का यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं पोएम। And ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise। तो पॉइंट आगे कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने इस विश्वास के साथ अपना स्टैंड लगाया था कि अगर हम यहाँ रोड साइड पे, सड़क के एज पे, किनारे पे स्टैंड लगाएंगे, अपना सामान बेचेंगे तो हमें भी थोड़ा प्रॉफिट होगा। और उनकी क्या उम्मीद थी कि हमें थोड़ा सा सिटी मनी मिलेगा, सिटी के लोग यहाँ पर आएंगे, हमारा सामान खरीद लेंगे, बदले में हमें उनका कैश मिलेगा, उनका मनी मिलेगा जिन्हें हम अपने हाथों में फील कर सकते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि ये उस मनी को हाथ में फील करके ही खुश हो जाते। ये सिर्फ इतना सा तो चाहते थे कि अपना सामान बेचें, बदले में इन्हें वो मनी मिले, वो लग्जरी जिस मनी से जो सिटी के लोग हैं वो इतनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो उस मनी को अपने हाथ में सिर्फ फील करना चाहते थे। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। और वो ये ट्राई करना चाहते थे कि क्या इस मनी से उनके लाइफ भी एक्सपेंड हो सकती है, उनकी लाइफ में भी एक ग्रोथ आ सकती है, क्या वो भी अपनी लाइफ को और एक्सपेंड और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये वो देखना चाहते थे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और वो ये चाहते थे कि अगर ये मनी हमें थोड़ा सा मिलेगा तो हमारी लाइफ भी शायद वैसी हो जाएगी जैसे लाइफ किसमें होती है, मूविंग पिक्चर्स में दिखाई जाती है। यानी कि जिस तरह की लाइफ इन्होंने आज तक कहाँ देखी है, मूवीज़ में देखी है, पिक्चर्स में देखी है। यानी ये लोग इतने गरीब हैं, ये आज तक शहर कभी गए नहीं हैं, इन्हें नहीं पता शहर का जीवन कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनके घर होते हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ बिताते हैं, क्या क्या लग्जरी उनकी लाइफ में होती है, इन्हें नहीं पता। इन्होंने सिर्फ मूवीज़ में, टीवी में, पिक्चर्स में देखा है कि शहर की लाइफ कैसी होती है। तो अब इन लोगों ने जब ये स्टैंड लगाया था तो इसी उम्मीद में लगाया था कि जब हम सामान बेचेंगे और हमें थोड़ा सा सिटी मनी मिलेगा तो शायद हमारी लाइफ भी थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी, शायद हम भी लाइफ में थोड़ा सा ग्रो कर लेंगे और शायद हम उस तरह की लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जिस तरह की लाइफ पिक्चर्स में और मूवीज़ में दिखाई जाती है और प्रॉमिस की जाती है कि हाँ ऐसी लाइफ होती है। तो शायद वो लाइफ हम भी थोड़ी सी एक्सपीरियंस कर लेंगे।
दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो पॉइंट कह रहे हैं कि ये लोग जानते हैं कि जो पार्टी इन पावर है, पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी के हो, लेकिन सारे के सारे पॉलिटिशियंस जो पावर में होते हैं, जिनकी गवर्नमेंट होती है, तो वो सब ना प्रॉमिस तो करते हैं कि हम गरीबों की हेल्प करेंगे, हम पुअर पीपल के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम उनके बेनिफिट के लिए काम करेंगे। तो वो बहुत सारे प्रॉमिसेस तो करते हैं, लेकिन वो भी अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाते, और इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। तो पॉइंट इन लाइन में बच्चों ये कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब इस स्टैंड यहाँ के लोगों ने लगाया था तो उनका एक ट्रस्ट था, उनका विश्वास था कि हमें स्टैंड यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरेंगी जो कि शहर के लोगों की है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो इस रोड से गुजरते हैं, तो जब वो यहाँ से गुजरेंगे, हमारा स्टैंड देखेंगे तो वो रुकेंगे और हमसे थोड़ी वेजिटेबल और फ्रूट्स खरीदेंगे और बदले में हमें उनका मनी मिलेगा। और जब हमें उनका मनी मिलेगा तो हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, और शायद हम वो लाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो लाइफ हमने सिर्फ मूवीज़ में देखी है, पिक्चर्स में देखी है। यानी जो सिटी लाइफ होती है, जो लग्जरी वहाँ पे होती है, जो सुख सुविधाएं, जो फैसिलिटी वहाँ पे होती है, शायद उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम भी कर लेंगे अगर हमारा सामान अच्छा बिकेगा, अगर हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी प्रॉमिस तो बहुत करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेंगे, हमें बहुत सारे बेनिफिट देंगे, लेकिन उनके भी सारे प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिस रहते हैं, कभी भी पूरे नहीं हो पाते। ये तो कोई सी भी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाए, कोई सी भी पॉलिटिशियंस की यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन सभी पॉलिटिशियंस एक जैसे होते हैं, सभी जो होते हैं सिर्फ प्रॉमिस करते हैं, कोई भी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो पुअर है वो हमेशा ही पुअर रह जाते हैं, उनकी गरीबी कभी भी दूर नहीं हो पाती। तो बच्चों इन लाइंस में भी हम राइम स्कीम देख सकते हैं। हैंड इज राइमिंग विथ एक्सपेंड, हैंड एक्सपेंड, तो यहाँ पे भी यूज़ किया गया है राइम स्कीम का। इसी तरह से हम यहाँ पे अलिट्रेशन भी देख सकते हैं, पार्टी एंड पावर। तो पार्टी पावर ये क्या है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे भी यूज़ किया गया है अलिट्रेशन का। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे इनकंसिस्टेंट राइम स्कीम यूज़ की गई है, कहीं राइम स्कीम हमें मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं हैंड इज राइमिंग विथ एक्सपेंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि न्यूज़ में ये बात आ रही थी, इस तरह की बातें न्यूज़ में पॉइंट ने पढ़ी थी, देखी थी कि यहाँ के जो ये पिटीफुल किन है, किन का मतलब ये जो ग्रुप है लोगों का, ये जो गांव के गरीब लोग हैं जो कि कैसे हैं, बहुत ज़्यादा पिटीफुल हैं, दयनीय जिनका जीवन है, बहुत मिजरेबल जिनकी लाइफ है। तो इन सभी लोगों को क्या किया जाना था, बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन सभी लोगों को मर्सीफुली यानी बहुत दया के साथ गैदर्ड इकट्ठा करना था और इन्हें यहाँ से बाहर निकालना था। टू लिव इन विलेजेस, और फिर इन्हें यहाँ से निकाल के ऐसे गाँव में फिर से इनको बसाया जाना था। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जो गांव बिल्कुल नेक्स्ट यानी पास में हो, किसके, थिएटर के और स्टोर के। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की बातें न्यूज़ में उन्होंने सुनी थी, न्यूज़ में ऐसा आ रहा था कि ये जो गांव की पिटीफुल किन है, किन का मतलब होता है बच्चों एक ही तरह के लोगों का ग्रुप। तो ये जो गाँव के लोग हैं जो इतने गरीब हैं, पुअर हैं, तो ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि इन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ से हटाया जाएगा और एक ऐसे गांव में बसाया जाएगा फिर से, जो गांव बिल्कुल पास है, किसके, वहाँ पे मूवीज़ थिएटर भी हैं और हर तरह के बड़े बड़े स्टोर हैं जहाँ पे हर तरह का सामान मिलता है। तो फिर यहाँ के लोगों को किसी तरह की कमी नहीं आएगी, ये जब चाहे थिएटर में जा सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और जब चाहे वो सामान ये खरीद सकते हैं। हर तरह के स्टोर बिल्कुल पास में हैं, ऐसी जगह पर इन्हें बसाया जाएगा। इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रही थी
गवर्नमेंट, जिसके बारे में न्यूज़ में आ रहा था। तो पॉइंट कह रहे हैं कि न्यूज़ में इस तरह की बातें मैंने सुनी थी। where they won't have to think for themselves anymore। तो पॉइंट कह रहे हैं कि ऐसा सुना था मैंने कि इनको ऐसे गांव में बसाया जाएगा जहां हर तरह की फैसिलिटी इन्हें मिलेगी और फिर इन्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी हर फैसिलिटी, हर तरह का स्टोर, हर तरह का सामान इन्हें वहाँ मिलेगा, तो फिर इनकी लाइफ में इतना कष्ट नहीं होगा, इतनी कमी नहीं होगी और इन्हें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ भी हम देख सकते हैं राइम स्कीम, किन इज राइमिंग विद इन, किन एंड इन। इसी तरह से हम देख सकते हैं स्टोर एंड एनी मोर, तो स्टोर एंड मोर, तो यहाँ भी यूज़ किया गया है राइम स्कीम का। आगे देखते हैं बच्चों, वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीट्स ऑफ प्रे। तो पॉइंट हमें बच्चों क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो प्रॉमिसेस तो बहुत करते हैं कि हम इन पुअर पीपल के लिए भी बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो कि इनके लिए अच्छी हो, इनकी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ, लेकिन एक्चुअल में उनकी कोई भी प्रॉमिस पूरी नहीं हो पाती और ये पुअर लोग हमेशा पुअर ही रह जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गुड डूअर्स बनने का नाटक करते हैं, लेकिन वो गुड डूअर्स यानी अच्छा काम करने वाले, तो वो नाटक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो इन गरीब लोगों के लिए गुड डूअर्स हैं, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो लोग कैसे होते हैं, ग्रीडी यानी लालची होते हैं। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेनिफिशिएंट होने का प्रिटेंड करते हैं। बेनिफिशिएंट यानी जो किसी ना किसी तरह का बेनिफिट दे, फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन एक्चुअल में वो लोग कैसे होते हैं, बीस्ट की तरह होते हैं, जंगली जानवर की तरह होते हैं। ऐसे जानवर जो कि हमेशा प्रे यानी शिकार की तलाश में रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन गरीब लोगों के सामने आके नाटक करते हैं इनके वेल विशर्स बनने का, गुड डूअर्स बनने का, पर एक्चुअल में वो ग्रीडी होते हैं। और इसी तरह से कुछ लोग नाटक करते हैं कि वो इन लोगों के लिए बेनिफिशिएंट हैं, इनके बेनिफिट के लिए काम करेंगे, पर एक्चुअल में वो लोग उन जंगली जानवरों की तरह होते हैं जो कि सिर्फ हमेशा अपने शिकार की तलाश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट ने दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज एक ही फ्रेज में यूज़ किए हैं। पॉइंट ने क्या यूज़ किया है, ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी ऐसे गुड डूअर्स जो कि ग्रीडी हो। तो ये दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज़ हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि ग्रीडी है, लालची है, तो वो व्यक्ति गुड डूअर्स कैसे हो सकता है, वो किसी दूसरे के लिए अच्छा काम कैसे कर सकता है अगर वो लालची है। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति गुड डूअर है, किसी दूसरे के लिए अच्छा करने वाला है, तो वो ग्रीडी नहीं हो सकता। अगर वो सेल्फिश है, ग्रीडी है, तो वो किसी दूसरे के लिए अच्छा काम कैसे करेगा। तो ये दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज़ हैं जो पॉइंट ने एक साथ एक फेज में यूज़ किए हैं। इसी तरह से बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये भी क्या है, दो बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेनिफिशिएंट है, किसी के बेनिफिट के लिए काम करने वाला है, तो वो व्यक्ति बीस्ट ऑफ प्रे कैसे हो सकता है, एक ऐसा जानवर जो कि हमेशा शिकार की तलाश करता है। और इसी तरह से जो हमेशा शिकार की तलाश करता है वो किसी दूसरे के लिए बेनिफिशिएंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पॉइंट ने एक ही फेज में दो ऑपोजिट आइडियाज यूज़ किए हैं। तो बच्चों ये भी एक पोएटिक डिवाइस होती है, एक लिटरेरी टर्म होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीमोरोन। तो बच्चों ऑक्सीमोरोन एक पोएटिक डिवाइस होती है, लिटरेरी टर्म होता है जहाँ पे पॉइंट एक ही फेज में दो डिफरेंट आइडियाज़ एक साथ प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट ने कहा है ग्रीडी गुड डूअर्स, तो ये दो अपोजिट आइडियाज़ हैं, ग्रीडी और गुड डूअर्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं, दोनों साथ साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते। इसी तरह से बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो बेनिफिशिएंट है वो बीस्ट ऑफ प्रे नहीं हो सकता, और जो बीस्ट ऑफ प्रे की तरह एक्ट करता है वो किसी के लिए बेनिफिशिएंट नहीं हो सकता। तो ये भी दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज़ हैं जो कि पॉइंट ने एक साथ यूज़ किए हैं। तो यहाँ इस लाइन में हम देख सकते हैं ऑक्सीमोरोन का यूज़ किया गया है दोनों फेजेस में, ग्रीडी गुड डूअर्स में भी और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे में भी दो ऑपोजिट आइडियाज़ एक साथ प्रेजेंट किए गए हैं। तो यहाँ यूज़ की गई है पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरोन।
swam over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their weights। तो पॉइंट क्या कह रहे हैं आगे कि ऐसे लोग जो कि नाटक करते हैं इनके सामने कि हम आपके वेल विशर्स हैं, गुड डूअर्स हैं, जो कि नाटक करते हैं कि हम आपके लिए अच्छे काम करेंगे, बेनिफिट के काम करेंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, देर यानी इन गरीब लोगों की लाइफ के ऊपर स्वयं यानी मंडराते रहते हैं, इनको घेर के रखते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट इनके ऊपर एनफोर्स कर देते हैं, ज़बरदस्ती इनको बहुत सारे बेनिफिट्स दे देते हैं। ऐसे बेनिफिट्स जो कि एक्चुअल में कैसे होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं, यानी कि वो बेनिफिट ये सारे लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ बहुत सारी कैलकुलेशंस करके इन गरीब लोगों को देते हैं। और क्यों देते हैं, इनको सूद करने के लिए, इनको काम डाउन करने के लिए। यानी बच्चों पॉइंट यहाँ पे ऐसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी ये गरीब लोग, गांव के लोग इस तरह से आवाज़ उठाते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रही, हमारे बेनिफिट के लिए कुछ काम नहीं कर रही, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारी लाइफ में कितनी गरीबी है, हम लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो जब कभी भी ये लोग ऐसी आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है, प्रॉमिसेस कर देती है, लेकिन वो प्रॉमिस पूरे नहीं हो पाते। और ऐसे लोग जो कि नाटक करते हैं गुड टूवर्ड्स बनने का, बेनिफिशिएंट बनने का, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे होते हैं, ग्रीडी होते हैं। ऐसे लोग जो कि हमेशा शिकार की तलाश में लगे रहते हैं, इन विलेजर्स को, गांव के जो गरीब लोग हैं, इनको भी वो अपना शिकार बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट ज़बरदस्ती लोगों को दे देते हैं, जो बेनिफिट एक्चुअल में गांव वालों के लिए नहीं होते, बल्कि लास्ट में अल्टीमेटली वो इनके खुद के प्रॉफिट के लिए होते हैं। तो जो बिल्कुल कैलकुलेटेड हैं, वेल प्लान्ड के साथ ये चलते हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ ये चलते हैं और बिल्कुल वेल प्लान्ड कैलकुलेटेड बेनिफिट्स वो इन गांव वालों को ज़बरदस्ती दे देते हैं, उन्हें सूद करने के लिए, उन्हें काम डाउन करने के लिए। और फिर वो इन्हें आउट ऑफ देयर वेट्स यानी उन्हें मूर्ख बना देते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना देते हैं। यानी जो गांव के इनोसेंट पीपल हैं, भोले भाले मासूम लोग हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे लिए गुड डूअर्स हैं, हमारे बेनिफिट के लिए काम करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उन्हें जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो एक्चुअल में गांव वालों के लिए नहीं होते, बल्कि इन खुद के लोगों के लिए होते हैं। ये अपने बारे में सोच के ही वो बेनिफिट इन्हें देते हैं और इन्हें मूर्ख बना देते हैं। एंड बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, इन गांव के लोगों को, इन ये जो फार्मर्स हैं, विलेजर्स हैं, ये इन्हें सिखाते हैं कि कैसे स्लीप का मतलब है कैसे आराम करना है। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, पूरे दिन वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे लोग गाँव के लोगों को सिखा देते हैं कि आप मेहनत मत करो, आप आराम करो, आराम से हो। तो गांव के जो मेहनती लोग हैं उन्हें ये आराम करना सिखा देते हैं और फिर ये गांव के लोग उनकी बातों में आके मूर्ख बन जाते हैं और ये पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ स्लीप यानी आराम करते रहते हैं। तो पॉइंट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो फार्मर की लाइफ होती है वो बेसिकली कैसी होती है कि वो पूरे दिन बहुत मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की बातों में वो आ जाते हैं जो कि नाटक करते हैं इनके वेल विशर बनने का, गुड डूअर्स बनने का। तो गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, वो उनकी बातों में आके मूर्ख बन जाते हैं और अपनी मेहनत, अपना परिश्रम छोड़कर पूरे दिन फिर वो आलस में लेटे रहते हैं, पूरा दिन वो आलस में बिता देते हैं। डिस्ट्रॉय दिस स्लीपिंग एट नाइट। तो फिर इससे अल्टीमेटली होता क्या है, उनकी जो रात की नींद है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि रात को अच्छी नींद कब आती है, जब हम दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर हम काम करते हैं। तो फार्मर्स अब पहले तो ऐसा ही करते थे, दिन भर बहुत मेहनत करते थे, इतना कठिन परिश्रम करते थे कि रात तक वो बहुत थक जाते थे और रात को बहुत आराम से वो सोते थे। लेकिन अब जब वो एक तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनकी बातों में वो आ जाते हैं और वो दिन भर का अपना पूरा समय सिर्फ आराम करने में बिता देते हैं, तो ऐसे में उनकी रातों की नींद डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो रात को सो नहीं पाते। और साथ ही साथ उनका जो एंशिएंट वे था,
जो उनका पुराना तरीका, जो उनका ट्रेडिशनल वे चला आ रहा था इतनी जनरेशन से, वो उनका वे ऑफ लिविंग भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि एक फार्मर का बेसिकली लाइफ स्टाइल जो होता है वो यही होता है, और ये बहुत जनरेशन से ट्रेडिशनली यही चला आ रहा है कि वो दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करके बिल्कुल थक जाते हैं, और फिर वो रात को बहुत आराम से चैन से सो पाते हैं। लेकिन अब ये किसान इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इनको दे देते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी मेहनत करना छोड़ देते हैं, अपना कठिन परिश्रम छोड़ देते हैं, और पूरा दिन सिर्फ आलस में बिताते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो रात की नींद होती है, एक सुकून भरी चैन भरी जो नींद होती है, वो इनका जो नींद है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ये लोग रात को सो नहीं पाते, और इनका जो एंशियंट वे है, जो ट्रेडिशनल वे होता है, जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है एक फार्मर की, वो लाइफस्टाइल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है ऐसे लोगों की वजह से, जो कि प्रिटेंड करते हैं गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट होने का, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, ग्रीडी होते हैं और बिल्कुल बीस्ट की तरह होते हैं, जो कि सिर्फ शिकार की तलाश में लगे रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट हमसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, जितनी भी पॉलिटिशियंस है, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई भी इन गरीब लोगों के लिए काम नहीं करती। वो प्रॉमिस तो बहुत करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके प्रॉमिस पूरे नहीं हो पाते, और बहुत सारे लोग बीच में ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट होने नहीं देते प्रॉपरली, और इन गरीब लोगों तक जो एक्चुअल फ़ायदा है वो नहीं पहुंच पाता, और ये गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं, और ये उन लोगों की बातों में आके बेवकूफ़ बन जाते हैं, और अपनी मेहनत, अपना परिश्रम तक करना छोड़ देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हम लिटरेरी डिवाइसेस देख सकते हैं। बेनिफिट को राइम किया गया है किसके साथ, विट्स के साथ, बेनिफिट्स एंड विट्स। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हम राइम स्कीम का यूज़ देख सकते हैं, और इसी तरह से डे इज़ राइमिंग विथ वे, तो यहाँ भी राइम स्कीम का यूज़ किया गया है, डे एंड वे। तो ये है राइम स्कीम। इसके अलावा बच्चों हमने स्टार्टिंग में एक पढ़ा था लिटरेरी डिवाइस ऑक्सीमोरोन, वो भी एक बार हम वापस समझ लेते हैं। ऑक्सीमोरोन होता है जब एक ही फेज में पॉइंट दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज एक साथ प्रेजेंट करते हैं, तो वो लिटरेरी टर्म बनता है ऑक्सीमोरोन। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्रीडी बिल्कुल ऑपोजिट होता है गुड डूवर्स का, उसी तरह से बेनिफिशिएंट ऑपोजिट होता है बीस्ट का। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती, लेकिन पॉइंट ने इन्हें साथ में प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, उसका नाम है ऑक्सीमोरोन। तो बच्चों यहाँ पे हमने अपनी पोएम अभी कंप्लीट नहीं की है, आगे की पोएम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।